ये कहानी है सरला की। सरला के पति रमाकांत एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी 3 साल की एक बेटी थी रक्षा। छोटा सा परिवार था। आमदनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन वे संतुष्ट थे, इसलिए खुश थे। एक शाम जब रमाकांत ऑफिस से आया तो देखा कि पूरे घर में अंधेरा है और सरला मोमबत्ती की रोशनी में सब्जी काट रही है। अरे, मोमबत्ती क्यों जला रखी है? मोहल्ले में बिजली तो है, सभी के यहाँ लाइटें जल रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सोच रही हूँ कि बिजली ही नहीं है। स्विच तो सारे घर के ऑन है, कहीं फ्यूज में तो कोई दिक्कत नहीं है। रुको, मैं देखता हूँ। टॉर्च दूं क्या? अरे नहीं, मोबाइल है ना। सरला सब्जी काटती रही। रमाकांत ने मेन स्विच खोलकर फ्यूज निकाला। वो उड़ा हुआ था। उसने उसे ठीक किया, फिर मेन स्विच ऑन किया। ऑन करते ही पूरे घर में रोशनी हो गई। बिजली आ गई जी। आप नहीं आते तो मैं अंधेरे में ही काम करती रहती। बिजली तो आ गई, लेकिन इस क्रम में मेन स्विच के पास लगी एक नंगी तार से रमाकांत का हाथ सट गया। इतनी जोर का उसे बिजली का झटका लगा कि वो चीखते हुए दूर जा गिरा और वो बेहोश हो गया। चीख सुनते ही सरला दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? आंखें तो खोलिए। अस्पताल ले जाने के क्रम में ही रमाकांत की मौत हो गई। 3 साल की बेटी और खुद की जिम्मेदारी अब पूरी तरह सरला पर आ गई। पति की मौत के बाद न जाने कितने सवाल समाज की नजरें उससे पूछती, लेकिन सरला ने जिम्मेदारियों से भरा कांटों का ताज हंसकर पहन लिया। उसके जीवन का एक ही मकसद था कि रक्षा की देखभाल ठीक से हो, उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी न आए। सरला ने पहले सिलाई सीखी, उसके बाद एक सेकंड हैंड सिलाई मशीन खरीदकर घर में ही सिलाई का काम करने लगी। वो रात दिन मेहनत करती ताकि रक्षा को वो एक नॉर्मल लाइफ दे पाए। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। रक्षा अब कॉलेज जाने लगी थी। एक दिन जब वो कॉलेज से आई तो कितनी गर्मी है माँ, पसीना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऊपर से आपका ये मरियल बाबा आदम के जमाने का पंखा। ये तेरे बाबूजी अपनी पहली कमाई से लेकर आए थे, अब इसे रिटायर कर दो माँ। अगले दिन शाम की बात है। रक्षा कॉलेज से जस्ट आई ही थी और गर्मी के मारे पंखे को घूर रही थी। सरला किचन में उसके लिए शिकंजी बना रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रक्षा ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर 2-4 आदमी एक बड़ा सा कार्टून लिए खड़े थे। उनमें से एक आदमी ने पूछा, रक्षा मैडम का घर यही है? हाँ, मैं ही हूँ रक्षा। ये क्या है? मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया है। तभी किचन से सरला निकल कर आई। ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है बेटा, इसमें कूलर है, तुम्हें बहुत गर्मी लगती है ना? क्या माँ, तुम भी बिना बात के कूलर में पैसे खर्च कर दिए। आजकल एसी का जमाना है, इस जमाने में कूलर? तुम भी ना माँ, गरीबी वाली सोच से कभी बाहर नहीं आ पाओगी। रक्षा की बात सुनकर सरला को बहुत दुख हुआ। जब से रक्षा कॉलेज जाने लगी थी वो अपनी माँ से खिंची खिंची रहती। माँ की कोई भी बात उसे पसंद नहीं आती थी। एक बार कॉलेज से आने में उसे बहुत देर हो रही थी तो सरला उसे कॉल पर कॉल किए जा रही थी। रक्षा उस समय अपने दोस्तों के साथ थी। उसने चुपचाप मोबाइल को साइलेंट कर दिया। इधर बेचारी सरला के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। जैसे ही रक्षा घर पर पहुंची तो उसने फोन न उठाने और देर से आने का कारण पूछा। क्या मम्मी, ये किसी पुलिस वाले की तरह सवाल क्यों पूछ रही हो? देर से क्यों आई, जल्दी क्यों गई? मैं अब कोई दूध पीती बच्ची तो हूँ नहीं जो आपके हर सवाल का जवाब देती फिरूं। और हाँ, फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि अपने दोस्तों के सामने मुझे अपने स्टडियल फोन को उठाने में शर्म आ रही थी। आपसे कितनी बार कहा नया फोन दिला दो, लेकिन आपको मेरी खुशी और जरूरत से क्या लेना देना। जो माँ बिना अपनी फिक्र किए रक्षा के लिए सब कुछ करती, रात रात भर काम करती, उसे हर चीज, हर खुशी जो उसके लिए संभव थी उसे देती, लेकिन उसी बेटी के मुंह से ऐसी जहर भरी बातें सुनना सरला के लिए असहनीय पीड़ा देने वाला था। वो उसे कहती तो कुछ नहीं, लेकिन छिप छिप कर रो लेती। अगले दिन सुबह सरला रक्षा के लिए नाश्ता बना रही थी, लेकिन वो बिना नाश्ता किए निकल गई। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, अपनी बेटी की छोटी सी जरूरत भी पूरी नहीं कर पाती। सरला ने तय कर लिया कि रक्षा की शादी के लिए जो पैसे जमा कर रही हूँ उससे कुछ पैसे निकालकर उसके लिए मोबाइल खरीद दूंगी। वो ये सोच ही रही थी कि उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। हेलो, कौन?
आंटी, मैं प्रियंका बोल रही हूँ, रक्षा के कॉलेज से। आप जल्दी कॉलेज आ जाइए, वो अचानक से बेहोश हो गई है। सरला ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो भागी भागी कॉलेज पहुंची। रक्षा को होश तो आ चुका था, लेकिन उसे काफी कमजोरी लग रही थी। बेटा, तुम्हें खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए था। इतनी गर्मी है, उसी से चक्कर आया होगा। अब तुम लेक्चर मत दो माँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और ये आप कौन सी साड़ी पहनकर मेरे कॉलेज आ गई? मेरी इज्जत का कबाड़ा करने में आपको बहुत मजा आता है ना? सरला बेचारी चुप रही। वो घर लौट आई, लेकिन इस घटना के बाद रक्षा अक्सर बेहोश होने लगी, कभी कॉलेज तो कभी घर। सरला जिद करके उसे पास के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने शरीर में खून की कमी बताई और उसे ठीक ढंग से खाने को कहा। सरला अच्छी से अच्छी चीज उसे खाने को देती, लेकिन उसके बेहोश होने का सिलसिला नहीं रुका। अब तो सरला की टेंशन बढ़ने लगी। वो उसे बड़े अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने उसकी पूरी जांच की। रक्षा, आप जरा बाहर बैठिए, मुझे आपकी माँ से कुछ बात करनी है। रक्षा बाहर चली गई। उसके बाद डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर सरला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, उसके पैर कांपने लगे। डॉक्टर ने बताया कि रक्षा की दोनों किडनी फेल हो गई है। अगर उसका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो वो 1 सप्ताह से अधिक नहीं बचेगी। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को दूंगी किडनी। आप जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करिए। मैं अब अपनी बेटी की तकलीफ नहीं देख सकती। लेकिन डॉक्टर साहब, कृपा करके आप ये बात उसे मत बताइएगा कि उसे किडनी किसने दी। रक्षा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। सरला ने जो भी पैसे उसकी शादी के लिए जमा कर रखे थे, वो इसमें से खर्च तो हुए ही। 2 लाख रुपए उसे उधार भी लेने पड़े, लेकिन उसे खुशी थी कि उसकी बेटी अब सुरक्षित है। 1 महीने बाद रक्षा घर आ गई। उसकी माँ सरला को अब और भी अधिक काम करना था, क्योंकि सारी जमा पूंजी तो खर्च हो गई थी। ऊपर से कर्ज भी हो गया था। वो बेचारी सुबह से रात तक काम करती। इस बीच उसे रक्षा का भी ध्यान रखना होता था। रक्षा धीरे धीरे रिकवर हो रही थी, लेकिन सरला का चेहरा अब उतरा उतरा लगता। उसे आराम का मौका बिल्कुल नहीं मिलता, इसलिए वो कभी कभी बीमार भी हो जाती। लेकिन उस बीमारी की हालत में भी वो काम करती और रक्षा को कुछ नहीं बताती। एक दिन, माँ, मुझे फिर से कॉलेज जाना है। दिन भर घर में रहकर मैं बोर हो जाती हूँ। अरे बेटा, कुछ दिन और आराम कर लो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना? तबीयत ठीक नहीं थी ये कहकर 1 महीने से घर में किसी कैदी की तरह बंद कर रखा है आपने। आप रहिए घर में, मैं तो जाऊंगी। उसी दोपहर की बात है। सरला की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी वो बाहर किसी काम से गई हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर 2-3 मोटे और बदमाश से दिखने वाले आदमी खड़े थे। कौन है आप लोग? सरला है क्या? वो इस महीने का ब्याज अभी तक नहीं मिला है। 5 तारीख की बात थी, आज 7 है। किस बात का ब्याज? आपकी माँ ने कुछ दिन पहले 2 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे जी। रक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने इतने सारे पैसे ब्याज पर क्यों लिए। उसने उन लोगों को बाद में आने को कहा। फिर वो चुपचाप खामोशी से बैठ गई और कुछ सोचने लगी। फिर वो माँ के कमरे में गई और उनके बक्से को खोला। बक्से में उसे बहुत सारे कागज मिले। उन्हीं कागजों में हॉस्पिटल के और किडनी ट्रांसप्लांट के कागज थे। अब उसे सब कुछ पता लग गया था। उसका सिर ये सब जानकर चकराने लगा। वो लगातार रोने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर सरला थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। बेटा, तुम कल से कॉलेज चली जाना, लेकिन बेटा कुछ दिन तुम ऑटो रिक्शे से जाना। मैंने उससे बात कर ली है, वो हर दिन टाइम पर आ जाएगा। और ऑटो के पैसे कहाँ से आएंगे माँ? अरे, ये सब तुम क्यों सोच रही हो? तेरी माँ भी जिंदा है बेटी। माँ, क्यों छिपाई तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात? अरे, इसमें छिपाने जैसा क्या है? ऑटो से तो कई लोग जाते हैं। ऑटो की बात नहीं माँ, मेरे ऑपरेशन की बात। आपका मुझे किडनी देने की बात, 2 लाख रुपए उधार लेने की बात। ये तुम क्या कह रही हो? माँ, प्लीज प्लीज प्लीज,
आप एक्टिंग मत करो, आप बहुत बुरे एक्टर हो। मुझे माफ कर दो माँ। मैंने ना जाने तुम्हें कितनी तकलीफ दी है, कितना दर्द दिया है तुमको, और तुम सारा दर्द शिव जी की तरफ पी गई। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। ये कहकर रक्षा अपनी माँ के पैरों पर गिर पड़ी। सरला ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। अरे मेरी बेटी, तुम यही रहो मेरे सीने से लिपट कर, जैसे बचपन में रहा करती थी। वही मेरे लिए सुकून है बेटी। बाकी जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाता है। इस बार सब ठीक करने में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी माँ। इस बार तुम अकेले नहीं लड़ोगी, तुम्हारी बेटी रक्षा होगी तुम्हारे साथ हर कदम। रक्षा बदल गई थी। माँ के प्यार की अनमोल दौलत की कीमत उसे पता चल गई थी। अगस्त का महीना था, मॉनसून जोरों पर था। रह रहकर बारिश हो रही थी। विमला जो घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी, उस घनघोर बारिश में एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी गोद में उसकी दूधमुही बच्ची थी जो लगातार रोए जा रही थी। अले ले ले ले, क्या हो गया? क्या हो गया मेरी मुन्नी को? काहे रो रही है? विमला के पुकारने पर मुन्नी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर जोर जोर से रोने लगती है। विमला उसके सिर पर हाथ रखती है। हे भगवान, इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। पता नहीं भगवान हम गरीबों को इतनी तकलीफ क्यों देते हैं। इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊं इस नन्ही सी जान को लेकर। विमला के पति दिनेश की मौत पहले हो गई थी। वो गया था मुंबई ये कहकर कि पैसे कमा कर भेजेगा, लेकिन कुछ महीने बाद उसकी मौत की खबर आ गई। विमला और दिनेश का जीवन ठीक ठाक चल रहा था। एक छोटी सी दुकान थी उनकी, लेकिन जब से मुंबई से उसका दोस्त किशन आया था, पता नहीं उसने दिनेश पर कौन सा जादू कर दिया। वो एक ही रट लगा कर बैठा। एक दिन, क्यों 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 आखिर क्यों जाना चाहते हैं आप मुंबई? अरे बोला ना, जितनी मेहनत यहाँ करता हूँ, अगर मुंबई में करूंगा तो बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। तुमने देखा नहीं, किशन ने 3 ही साल में अपना पक्का मकान बना लिया है। क्या करना है उन बहुत सारे पैसों का? क्या करना है पक्के मकान का? आपका काम यहाँ भी तो ठीक ठाक चल रहा है। हम इतना कमा लेते हैं कि आराम से रोटी दाल चल जाती है। सिर्फ दाल रोटी से नहीं होगा विमला। कल को मुन्नी बड़ी होगी, इसको पढ़ाने लिखाने का खर्च, इसकी शादी ब्याह के लिए रुपए भी तो जोड़ने होंगे। और हाँ, कब तक तू भी इस कच्चे घर में रहेगी जिसकी छत बारिश में टपकती है? दिनेश ने अपनी दुकान बेच दी और मुंबई चला गया। शुरुआत में तो उसने अच्छे पैसे भेजे, लेकिन ना जाने कैसे इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। एक दिन दिनेश की मौत लोकल ट्रेन से गिरने से हो गई। उसके जाने के बाद तो विमला पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन परमात्मा की किताब के पन्ने का लिखा मिटाना इंसानों के वश की बात तो है नहीं। विमला भी कब तक शोक मनाती? उसे अपनी बच्ची और अपना पेट भी तो भरना ही था। तो उसने झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया। वो ये सब सोच ही रही थी कि जोरदार बिजली कड़की। हे भगवान, कितनी जोर से बिजली कड़क रही है। पेड़ से पानी भी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। ऐसे में तो मैं भी भीग जाऊंगी। मुन्नी पहले से ही बीमार है। अगर मैं भी बीमार हो गई तो मालकिन के यहाँ काम पर नहीं जा पाऊंगी। ऊपर से मालकिन पगार भी काट लेगी। विमला जहाँ खड़ी थी वो इलाका वैसे तो ज्यादा घना बसा नहीं था। तभी उसने देखा कि सामने की बड़ी सी हवेली से एक आदमी ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। ये देखकर विमला के दिमाग में बहुत कुछ चलना शुरू हो गया। उसकी धड़कन बढ़ गई। उसने अपने कपड़ों को किसी तरह समेटा और उस आदमी की तरफ से नजर फेर ली। आज तो दिन ही खराब है। एक तो काम करते करते ऐसे ही देर हो गई थी, उस पर से ये मूसलाधार बारिश। अब तो रात भी होने को आई है और अब ये नई मुसीबत। पता नहीं ये आदमी मुझे इशारे से क्यों बुला रहा है। शांता कहती है ये बड़ी हवेली में रहने वाले बड़े ही बेशर्म होते हैं। विमला बहुत घबरा गई थी। वो कहीं भाग भी नहीं सकती थी। तभी उसने देखा कि उस बड़ी हवेली से निकलकर एक आदमी जिनका नाम आदित्य मल्होत्रा था, जो शहर के सबसे बड़े रईसों में एक थे, हाथ में छाता लेकर उसकी तरफ आ रहे थे। अब तो वो और भी डर गई। आदित्य मल्होत्रा उसके पास आ गए। विमला थर-थर कांपने लगी। डरो मत, देखो मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ।
बारिश अभी रुकेगी नहीं। कब तक इस छोटी बच्ची को गोद में लिए यहाँ खड़ी रहोगी? देखो, तुम भीग भी रही हो। अगर तुम बीमार पड़ गई तो तुम्हारी बच्ची को कौन देखेगा? चलो, थोड़ी देर मेरे घर चलो। विमला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदित्य की बात का क्या जवाब दे। उसे आदित्य की बात सही तो लगी, लेकिन एक अनचाहा डर उसके अंदर अब भी समाया हुआ था। फिर भी वो मुन्नी की खातिर आदित्य के घर की ओर चल पड़ी। कहीं ये आदमी मेरे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं करेगा। आज भगवान पता नहीं कैसी परीक्षा ले रहे हैं। खैर, वो आदित्य के घर गई। आज तक विमला ने इतनी बड़ी हवेली नहीं देखी थी। वो हर चीज को बहुत गौर से देख रही थी। देखो, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। विमला वहीं बैठ गई। आदित्य वहां से चला गया। विमला को वहां बैठे हुए अभी कुछ समय ही हुआ था, तभी उसे एक औरत के कराहने की आवाज आई। उसके कान खड़े हो गए। वो वहां से उठी और आवाज की दिशा में बढ़ गई। वो आवाज हवेली के सबसे बड़े कमरे से आ रही थी। वो वहां गई। उसने देखा कि एक औरत बिस्तर पर असहाय सी लेटी हुई है। उसे देखकर विमला के दिमाग में फिर से कई सवाल आने लगे। ये औरत कौन है? कहीं इस आदमी ने इसे यहाँ बंधक बनाकर तो नहीं रखा है, लेकिन इसके हाथ पैर तो बंधे नहीं है। तो फिर कौन है ये? इसकी हालत तो ठीक नहीं लग रही है। जरूर इस सेठ का कोई राज है। मैं पता लगाऊंगी वो राज और इस सेठ का सच सबको बताऊंगी। वो ये सोच ही रही थी कि आदित्य वहां आ गया। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये औरत कौन है? इसकी ये हालत किसने की? ये मेरी पत्नी आकांक्षा है। आपकी पत्नी इस हालत में? पिछले 3 सालों से इसकी हालत ऐसी ही है। जानती हो, हमारी एक छोटी सी बेटी थी, परी। हम दोनों की दुलारी, मेरे घर की रौनक, हमारे जीने का सहारा। उसके साथ दिन कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। थी मतलब? परी के तीसरे बर्थडे पर घर में बहुत बड़ी पार्टी थी। उस दिन मुझे ज्यादा काम था, इसलिए घर पहुंचने में देर हो गई। बिना मेरे आए तो वो केक काट नहीं सकती थी। जैसे ही मैं पहुंचा तो वो बेचारी दौड़ती हुई सीढ़ियों से मेरे पास आने की कोशिश करने लगी, लेकिन पता नहीं अचानक से कैसे उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों पर लुढ़कती हुई नीचे गिर गई। उसके सिर से खून निकलने लगा। मैं उसे गोद में उठाकर कार से अस्पताल की ओर भागा। पूरे रास्ते परी ने आंखें नहीं खोली। आदित्य अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसे तुरंत आईसीयू में एडमिट कर लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरी परी को कुछ नहीं हो सकता। वो ऐसे कैसे मर सकती है? आज तो उसका बर्थडे है। आदित्य ने कांपते होठों से जब आकांक्षा को अपनी बच्ची की मौत की खबर दी तो उसे गहरा शॉक लगा। वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो ना तो उसके चेहरे पर कोई भाव था, ना ही वो कुछ बोल रही थी। वो खामोश हो गई थी। कितने ही डॉक्टरों से उसका इलाज कराया गया, लेकिन वो खामोश ही रही। 3 साल से यह खामोशी है। डॉक्टरों ने कहा है कि बच्ची के मरने का इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ा है। ये तभी ठीक हो सकती है जब कोई बच्चा इसके जीवन में फिर से आ जाए। मेम साहब की कहानी तो बहुत दर्द भरी है साहब। जानती हो, तुम मेरी पत्नी की मुस्कान वापस ला सकती हो, इसकी खामोशी तोड़ सकती हो। मैं? वो कैसे? तुम अपनी बच्ची हमें दे दो, बदले में तुम जो चाहोगी तुम्हें मैं दूंगा। जितनी दौलत तुम चाहोगी मैं दे दूंगा। ये सुनकर विमला की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदित्य की बात का क्या जवाब दे। एक पल में वो अपनी बेटी को शानदार जिंदगी दे सकती थी। आज उसके पास ना तो उसे ठीक से खिलाने के पैसे हैं, ना ही उसका इलाज कराने के। उसने बहुत देर तक सोचा, अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखा, फिर साहब मुझे मंजूर है, मैं अपनी बेटी आपको दे देती हूँ। आपके पास इसका भविष्य है, मेरे पास तो सिर्फ इसके भाग्य में ठोकरें ही आएंगी। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है साहब, बस आप मेरी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह रखना। ये कहकर विमला वहां से जाने लगी तो आदित्य ने उससे पैसों के बारे में पूछा कि उसे कितने पैसे चाहिए बेटी के बदले में।
तो उसने मुस्कुराकर कहा, साहब मैं अपनी बेटी बेच नहीं रही, उसे आपको संभालने के लिए दे रही हूँ। ये कहकर वो वहां से निकल गई। रात अब बहुत हो चुकी थी, बारिश अब भी हो रही थी। विमला लगातार चले जा रही थी, उसके आंसू लगातार बह रहे थे। बाहर सन्नाटा और गहरा गया था। उसे बड़ा अकेलापन लग रहा था, अजीब सा अकेलापन। इतना अकेलापन तो उसे अपने पति की मौत के बाद भी नहीं लगा था। रह रहकर वो अपने हाथ को देखती, कैसे वो अपनी मुन्नी को खिलाया करती थी और वो शाम टुकुर टुकुर उसे देखा करती थी। ये क्या कर दिया मैंने? अपने पति की आखिरी निशानी को भी संभाल कर नहीं रख सकी मैं। अब किसकी किलकारी से मेरी नींद खुलेगी? किसे गले से लगाकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी? मेरा तो सब खो गया आज। नहीं, मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकती। मैं पाल लूंगी उसे, कैसे भी पाल लूंगी। दिन रात मेहनत करूंगी, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी।